हाँ ये बच्चों, मैं मोतीलाल अग्रवाल, सह शिक्षक नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी, अगला वीडियो लेकर के भौतिक विज्ञान कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। तो देखिए बच्चों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पिछले वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा उसकी प्रतिबिंब बनने की स्थितियां बताई थी आपको। उसकी 6 स्थितियां थी। अब अवतल दर्पण के बाद दूसरा दर्पण था हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियां बताना है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनती है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां हैं केवल। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां हैं इसमें केवल। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां हैं। 2 स्थितियां केवल इसमें 2 स्थितियां थी। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां थी, इसमें केवल 2 स्थितियां हैं। एक पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। कहां हो? अनंत दूरी पर स्थित हो। देखिए कैसे। उत्तल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए बताया था मैंने कि जो ओहरा पृष्ठ होता है वो परावर्तक तल होता है और पीछे इसके पॉलिश होता है। इसका मध्य बिंदु ध्रुव P होता है और ये मुख्य अक्ष होता है आपका। ये मुख्य अक्ष, इधर ये फोकस होता है और इधर ये वक्रता के दूनी दूरी पर होता है फोकस से। वक्ता त्रिज्या की वक्ता त्रिज्या यानी F बराबर आपको बताएंगे। F बराबर R/2 है। R बराबर 2 है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो अब हम आपको यहां स्थिति बताएं जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है। जो मान लीजिए कोई इधर क्या है, अनंत दूरी पर जो कोई वस्तु आपकी स्थित है अनंत दूरी पर। लीजिए, अनंत दूरी पर कोई वस्तु आपकी स्थित है अनंत दूरी पर। तो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु के लिए देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, यह आपतित किरण, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये चली गई। परावर्तन के पश्चात ये चली जाती दिशा में, और ये कहां से? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये जैसे फोकस से आ रही हो। इसी प्रकार से दूसरी किरण देखिए ये गई और ये परावर्तित होकर के ये चली गई। तो ये भी किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से? फोकस से। ये इस प्रकार से। तो जहां इन किरणों ने एक दूसरे को काटा, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु आकार का अत्यंत छोटा
दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा, देखिए डॉट डॉट मैंने बताया था बनता था आभासी। इसमें उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो आभासी बनेंगे, जबकि अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बने थे वो वास्तविक बने थे। केवल 6वीं स्थिति एक ऐसी थी उसमें केवल प्रतिबिंब आभासी बना था। तो इसकी याद करने की स्थितियां आप ध्यान रखें कि ये तुलना कर लिया करें कि अवतल दर्पण में 5 स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, केवल एक 6वीं स्थिति में था जब प्रतिबिंब जो है आभासी बना था, और उत्तल दर्पण में दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। तो देखिए इसमें बताया जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है जी? फोकस पर। फोकस एफ है, फोकस एफ पर। कहां बन रहा? फोकस एफ पर। और कैसे बन रहा है? अत्यधिक छोटा, अत्यंत छोटा, बहुत छोटा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। और कैसा है? सीधा। कैसा बन रहा? सीधा, बिंदु आकार का तथा कैसा? सीधा और आभासी। सीधा आभासी बनता है। तो इसकी एक स्थिति जो थी जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित थी। अब आपकी इसकी दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति में है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। ये आपका ध्यान रखना, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो इसमें बताया कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है, अगर आपका ध्रुव P है, ये आपका मुख्य अक्ष है, इधर आपका ये फोकस होता है और इधर ये वक्रता केंद्र C। अब इधर अनंत है और ये है ध्रुव P। तो अनंत और ध्रुव, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित है, ये है वस्तु, ये वस्तु ए बी। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरण गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये चली इस प्रकार से। ये कहां से? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र है, तो दूसरी किरण वक्रता केंद्र से ये गई। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस हो जाती है। जब आपको ये नहीं है प्रकाश किरणों को बताया था, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस हो जाती है। जहां इन दोनों इन परावर्तित किरणों ने काटा, वहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ये बना, ए बी का प्रतिबिंब यानी आपका A1 B1 दर्पण के पीछे सीधा और ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा
आभासी बनता है, आभासी बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुवीय तथा फोकस एफ के बीच, ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच बनता है। छोटा कैसा है? छोटा है वस्तु से छोटा, यानी एक और ध्यान रखिए, इसे वस्तु के इसे बिंब भी कहते हैं, के बीच वस्तु या इसका नाम बिंब भी आ जाता है। कहीं ध्यान रखना, बिंब का मतलब वस्तु होता है, बिंब वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। इस प्रकार से ये उत्तल दर्पण की आपकी दो स्थितियां थी। तो अब प्रतिबिंब बनने की स्थितियां समाप्त होती हैं। अब आपको अगली चीज बताता हूं, बंद कर। हाँ, तो देखिए, एक बच्चों में एक सरल तरीका आपको बता दिया। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां प्रतिबिंब बनने की बताई थी, उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां बनाई थी। तो इसको शॉर्ट में एक सारणी के तहत आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। एक से जब किरण आरेख सहित का है, तब आपको किरण आरेख देना है, यानी किरण आरेख का मतलब चित्र सहित। और जब किरण आरेख नहीं गया, खाली वो विकल्प में दे देता है या एक नंबर के क्वेश्चन में रख देता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तब स्थिति, आकार और प्रकृति उसकी बताइए। तब आपको बताना होगा उसके फोकस पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इस प्रकार बनाते। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको 6 चीजें बता दिया कि अवतल दर्पण की। देखिए मैंने, जब वस्तु अनंत पर रखी, प्रतिबिंब की स्थिति बनी फोकस एफ पर बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा। एक हो गई। दूसरा है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, दूसरी स्थिति बताई थी आपको। तो ये फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तीसरी स्थिति बताई थी जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रहो, तब ये इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जैसी वस्तु या बिंब होता है उसी प्रकार बनता है। चौथी थी बताया था वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच रखी हो वस्तु, तो यह प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। पांचवी स्थिति थी जब वस्तु फोकस एफ पर रखी हो, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। छठवीं स्थिति थी जब वस्तु फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच रखी हो, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच बनता है, और कैसा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण की ये 6 स्थितियां थी। अब उत्तल दर्पण की मैंने बताई 2 स्थितियां हैं, तो उसके लिए जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो दर्पण के पीछे तथा फोकस एफ पर बनता है, और कैसा बनता है? आभासी, सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा, बहुत बिंदु आकार का। दूसरी बताई थी इसमें जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हो, तब उसकी स्थिति क्या होगी? दर्पण के पीछे बनता है, फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच बनता है, और कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो इस प्रकार से आपको ये शॉर्ट में याद करने का तरीका है, सरल तरीका। इसको आप सारणी को नोट कर लेना, इससे आपको याद हो जाएगी। अब देखिए, जिस दर्पण की अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हो गई थी। अब इनके उपयोग है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है।
देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो आपने देखा होगा, सीधी बात है, अवतल दर्पण के उपयोग के लिए छोटी वस्तु को बड़ा आकार देखने के लिए करते हैं। छोटी वस्तु बड़े आकार में दिखाई दे। जैसे हमने देखा होगा, जब कभी शेविंग के लिए जाते हैं, नाई की दुकान पर शेविंग कराते हैं, तो शेविंग वाले वो दर्पण जो है अवतल दर्पण रखते हैं। अवतल दर्पण से जो चेहरा है, छोटा चेहरा बड़े आकार का दिखाई देने लगता है। तो नंबर 1, शेविंग करने में या दाढ़ी बनाने में, कुछ भी कह सकते हो, तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी या शेविंग बनाने में, जिससे चेहरा बड़ा दिखाई देता है। एक तो उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, दूसरा होता है डॉक्टर लोगों के यहाँ देखा होगा, दांत, नाक, कान आदि, गले आदि चीजें, कोई जो आंतरिक चीजें छोटे छोटे होते हैं, तो उनका बड़ा आकार देखने के लिए डॉक्टर दांत, नाक, कान आदि के निरीक्षण में इसका उपयोग करते हैं, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा है आपका सौर भट्टियों से सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। सौर भट्टियों को सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ये दर्पणों का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, सौर ऊर्जा प्लांट होते हैं, सौर भट्टियां लगी बड़ी बड़ी, तो उसमें जो है सौर भट्टियों को सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का, बड़े बड़े अवतल दर्पण लगा दिए जाते हैं। तो उनके प्रकाश को जो है दर्पणों का उपयोग वहां सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। और भी लिख लीजिए आप, और भी सकता है कि अवतल का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है, जिससे जो है
थोड़े स्थान को अधिक प्रकाश दे। यानी टेबल लैंप में आपने देखा होगा, जब पढ़ने के लिए छात्र बैठते हैं तो एक टेबल लैंप होती है, वहां लगा लेते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों को शेडो में किया जाता है, जिससे प्रकाश फैल जाता है। क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। तो उसमें भी अवतल दर्पण का टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। एक उपयोग और है मुख्य रूप से कि मोटर इंजन, रेल आदि जो है उनमें जो सामने की जो फोकस होता है, लाइटें लगी होती हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है ताकि फोकस दूर तक जाता है और बड़े दूर तक, काफी दूर तक दिखाई देता है। तो यानी मोटर कार और रेल के इंजनों, मोटर कारों, रेल के इंजनों, सर्च लाइट, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। जो फोकस लगा होता है, उस पर फोकस होता है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रकाश काफी दूर तक फैलता है, बड़े आकार में दिखाई दे जाता है। तो मोटर कार, रेल के इंजन, स्टीमरों आदि सर्च लाइट जो मोटर आदि में से सब लगी होती है, तो उसमें पीछे जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण का उपयोग था। और अब इसी प्रकार से उत्तल दर्पण का उपयोग है, उसके भी छोटे से दो पॉइंट। उत्तल दर्पण का उपयोग अब देखिए, अवतल के बाद उत्तल दर्पण का उपयोग है। तो आप लोगों ने देखा होगा मोटर कारों या स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि में देखा, जो साइड में शीशा लगे होते हैं उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड में यानी जो लगे होते हैं मोटर कारों, मोटरसाइकिल मोटर कारों, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। वाहनों में साइड दर्पण में किया जाता है। साइड में जो दर्पण लगे होते हैं उसमें किया जाता है, जिससे पीछे की ओर के काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट प्रतिबिंब, जिससे पीछे के काफी क्षेत्र का प्रतिबिंब सीधा, काफी क्षेत्र का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है। एक तो जैसे मोटर कार, मोटरसाइकिल आदि में जो साइड में शीशे लगे होते हैं, उन वाहनों में दर्पण का उपयोग किया जाता है इसका, जिससे पीछे के काफी क्षेत्र, पीछे साइड देखना है, कोई वाहन आ रहा, क्रॉसिंग करना है, कोई चीज, तो पीछे से हम साइड में जो शीशा देखते हैं उससे पीछे आने वाले काफी दूर तक अगर है तो वहां से हम शीशा में देख लेते हैं कि पीछे कोई वाहन आ रहा है, जिससे हम दुर्घटनाग्रस्त से बच जाते हैं। और कोई चीजें
तो पीछे से आने वाली चीज काफी दूर तक के क्षेत्र की हमको सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। तो इसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा जो है उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों, आपने देखा होगा शहरों या गलियों में चौराहों पर लैंप लगी होती है, बिजली के खंभे होते हैं, उसमें लैंप लगे होते हैं। उन लैंपों को काफी दूर क्षेत्र तक प्रकाश फैले, तो उन लैंपों में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा चौराहों पर लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश जो है गली या सड़क चौराहों पर काफी दूर तक फैल जाता है, जिससे प्रकाश काफी क्षेत्र तक फैल जाता है। इस प्रकार से आपके उत्तल दर्पण के दो उपयोग हैं, तो इस प्रकार से हम ये उपयोग कर लेते हैं।